मैं ये समझ रहा था और मेरी पार्टी भी ये समझ रही थी कि हुकूमती जमात एक ऐसी बजट पेश करेगी जिससे तेल की कीमतें भी कम होगी, बिजली भी अवेलेबल होगी, गैस भी अवेलेबल होगी, गैस और आटा भी मिलेगा और किसान को भी एक सरप्राइज पैकेज मिलेगा, तलबा और असातिज़ा को भी बहुत एक रिलीफ मिलेगा। मगर हक़ाक़ इसके बरक्स आए और हम ये समझ रहे थे कि इस बजट से ये हमें और तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम देगी, मगर ये साबित हो गया कि ये एक जहरीला बजट है, ये एक अवाम दुश्मन बजट है जिसका वो सारा पोस्टमार्टम तो हमारे अपोजिशन लीडर साहब उमर अयूब साहब ने कर दिया। मगर मैं इस बजट का एक थोड़ा सा खुलासा पेश करना चाहता हूँ। इसका खुलासा ये है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। ये बजट सिर्फ गरीब दुश्मन था, उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए था। महंगाई का एक सैलाब इससे आएगा क्योंकि जितने नए टैक्सेस लगाए हैं इस बजट में और जो प्रायोरिटीज उन्होंने सेट की है, मैं समझता हूं कि इस्लाम की बुनियादी उसूल जो कि मसावात है और पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना एक मुल्क था, मगर ये कैसा इस्लामी मुल्क है जिसमें मुस्लिम उम्मा की लीडर इमरान खान को जेल में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे मुल्क के नामवर सहाबी इमरान रियाज को एहराम की हालत में गिरफ्तार किया जाता है और उसको हज पे जाने से रोक दिया जाता है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे सूद का निज़ाम कायम है, जिस पर फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी आई है और जो कि इस्लाम ने भी हराम करार दिया है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है? जनाब स्पीकर साहब, अगर इनमें हिम्मत होती तो ये सूद को खत्म कर देते, बजाय इसके गरीब के ऊपर और टैक्स लगाते। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर खजाना साहब ने अपनी तकरीर में कहा, जो कि इसके पेज नंबर 3 पे है, कि वफाकी हुकूमत इक़दामात उठा रही है कि किसी तरीके से सूद को कम किया जा सके। हालांकि फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है और इस्लाम की बुनियादी उसूल भी है कि कोई सूद हराम है और इसके बगैर मुआशी तरक्की भी मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो इस बजट में तालीम के लिए 39 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब रुपए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपए, दिफा के लिए 2200 अरब रुपए और इसके अलावा लॉ एंड जस्टिस के लिए 8 अरब रुपए। तो जब हायर एजुकेशन के लिए इतनी कम रकम मुख्तस हो गई है तो मुल्क से जितनी भी PhD स्कॉलर्स हैं, जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए कोई मौका ही नहीं है। और 593 अरब रुपए जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं और हुकूमत का ख्याल है कि पैसे दे देकर, गरीबों को पैसे दे देकर गुर्बत का ख़त्म किया जा सकता है, जबकि 2 साल की इकनॉमिक सर्वे की अगर हम रिपोर्ट उठा लें तो इसमें है कि 40% पॉवर्टी रेट है इस मुल्क में। मतलब 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जितने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए थे, ये टेक्निकल एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए, ये ई-कॉमर्स पे खर्च होने चाहिए, ये ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है उनकी ट्रेनिंग पे खर्च होने चाहिए थे। और ये जितनी भी हमारी यूथ है, जितनी भी हमारी औरतें हैं, उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दे के क्या, ताकि वो अपने लिए फिर रोजगार वो कर सके और पैसे भी कमा सके। दूसरी तरफ दिफा के लिए 2200 अरब रुपए मुख्तस किए गए और इसके मुकाबले में लॉ एंड जस्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 अरब रुपए। मतलब ये कि इस मुल्क की प्रायोरिटी ये है कि 2200 अरब रुपए फौज को दे दो और लॉ एंड जस्टिस के लिए सिर्फ 8 अरब रुपए। तो जब आप लॉ एंड जस्टिस को सिर्फ और सिर्फ 8 अरब रुपए देंगे तो इससे सिंध में फिर एक वडेरा जो कि फिर एक ऊंट की वो पाव काटता है, इसी वजह से कि इस मुल्क में सजा और जजा का अमल ही नहीं है। इस मुल्क में किसी को ये फिक्र भी नहीं है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। दूसरी तरफ सारा मुल्क उसको कंडेम भी कर रहा था, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे। तो दूसरी तरफ मैं फाटा की आपको मिसाल दूंगा।
पाटा में वहां पे सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि लैंड माइन ब्लास्ट की वजह से उनके हाथ पांव नहीं है, उनके हाथ पांव कट चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पैसा वहां पे खर्च होना चाहिए था। इसके अलावा मैं अपनी सूबे की भी बात करूंगा, क्योंकि लैंड जस्टिस को सिर्फ 8 अरब रुपए दिए गए हैं। मेरे सूबे में 600 जुडिशल ऑफिसर है और उनके सामने केसेस है 4 लाख। तो 4 लाख 600 जुडिशल ऑफिसर 4 लाख केस कैसे वो डिसाइड करेंगे? मतलब ये स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करें। दूसरी तरफ लाकानूनियत की इंतहाई सतह है कि मेरे पुख्तनख्वा बेल्ट में 36,000 लोग लापता है। जब पूरे पाकिस्तान में आप लोग ईद मना रहे थे, ईद उल अज़हा मना रहे थे, वहां पर मेरे स्वात में मेरे लोग, मेरे औरतें, जिनकी वो लोग जिनकी बीवियां सड़कों पर थी, बच्चे वो सड़कों पर आए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे क्योंकि उनके वो लवाकीन लापता थे। इसके अलावा लोड शेडिंग के लिए भी वो एहतजाज कर रहे थे क्योंकि वहां पे 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। हमें इस बात पे मजबूर किया जाता है कि हम आके फीडरों पे हमले करें। हमें इस बात पे मजबूर किया जाता है कि हम आके फीडरों में बटन अपने हाथों से वो ऑन और ऑफ करें। जनाब स्पीकर साहब, बिजली की शहबाज शरीफ साहब की पहली जो तकरीर थी वो कह रहे थे कि 27 पावर प्लांट जो थे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बंद किए थे। तो जब उसने 27 पावर प्लांट भी शुरू किए और इसके बाद वो कह रहे हैं कि 20 महीने और भी चालू किए और हमारी लोड शेडिंग चली गई 12 घंटे और 18 घंटे तक, तो ये भी अजीब मंतक है। और इनको खुद भी पता नहीं है कि बजट कहाँ से आया है, किसने उसको तैयार किया है और ये रकम कहाँ कहाँ पे एलोकेट हुई है। इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है मसावत। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बुनियादी स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, जिनकी वजह से हम इस ऐवान में मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये स्टेट चलती है। तो क्या हमने इस 25 करोड़ अवाम के लिए इस बजट में कुछ सोचा है? उनके लिए तो गैस भी महंगी, उनके लिए तो बिजली भी महंगी, इनके ऊपर और भी टैक्सेस। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है उनके लिए क्या है, जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके लिए क्या है? इनके लिए 90,000 सरकारी गाड़ियां, इनके लिए 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल, उनके लिए 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली। जनाब स्पीकर साहब, अगर हमने यहाँ पे मसावत कायम करनी है तो ये जो चीज़ें हैं जो कि अशराफिया के लिए है, जो कि ब्यूरोक्रेसी के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, मुल्क में अगर हम मुआशी हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर जब भी कोई लीक्स आती है, मतलब ये कि दुबई लीक्स आती है, तो इनमें मुस्लिम लीग नून का नाम कसरत से आता है। डॉन लीक्स आती है तो इनमें इनका नाम कसरत से आता है। पनामा लीक्स आती है तो इनमें इनका नाम कसरत से आता है। और दुबई लीक्स की मैं सिर्फ बात करूं तो वो है 12.5 अरब डॉलर, 12.5 अरब डॉलर, जो कि दुबई में गैर कानूनी तरीके से वो रकम मुंतकिल हुई है। और इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। तो कौन पागल पाकिस्तान में आएगा जहां कि अपनी हुक्मरान जुमात के लोग अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। जनाब स्पीकर साहब, सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से मैं भी एक बात करना चाहता हूं, जिनकी बेसिक सैलरी पे इजाफा किया गया है, बेसिक सैलरी पे इजाफा किया गया है, उनके ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगाया गया है। मतलब सरकारी मुलाजिमीन जितनी भी है उनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेसिक सैलरी पे वो बढ़ाओ और ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगाओ। जनाब स्पीकर साहब, एक दो जरूरी और, इस बजट में खसूसी अफराद के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है, जो कि इस मुल्क का भी एक सरमाया है, जो कि काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इनके लिए प्रॉपर वो वजीफा मुकर्रर करना चाहिए जो कोई भी काम नहीं कर सकते, और जो काम कर सकते हैं स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको कोई जॉब, वो पैसे बिलासूद कर्जा फराहम करे ताकि वो अपने लिए कोई कारोबार शुरू करे। इस मुल्क में अगर हम देखें तो सारे इदारे नुकसान में जा रहे हैं, PIA नुकसान में जा रहा है, स्टील मिल नुकसान में जा रही है, सारे इदारे वापडा नुकसान में जा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस है। तो अगर ये सारे इदारे
नुकसान में जा रहे हैं। और मेरे गांव में एक गरीब बंदा जो कि रक्षा चलाता है, वो जब शाम को घर आता है तो वो 1000 रुपये कमाता है। और यहाँ पे मेरा PIA नुकसान में है, यहाँ पे मेरा स्टील मिल नुकसान में है। वजह इस मुल्क में सिर्फ एक है, वो है करप्शन। शुक्रिया। और वजह सिर्फ ये है इस मुल्क में करप्शन। और जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई